आज का हमारा लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक मास किसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी एक सिंगल एटम का मास। ठीक है, या कोई एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है उसके एटम्स का मास, उसको भी हम एटॉमिक मास बोलेंगे। और एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट का मतलब ये है कि उस एलिमेंट के एटम को हम किससे कंपेयर करके उसका मास बताएं। हाइड्रोजन के सिंगल एटम से कंपेयर करके उसका मास बताएं, क्योंकि सबसे छोटा एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन के एटम का मास क्या है? 1। और हमने एटम के मास को नापने के लिए यूनिट क्या बनाई है? AMU। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो गया? 1 AMU। स्टैंडर्ड में वो 1.008 होता है, लेकिन हम उसको नॉर्मल क्या बोलते हैं? 1 AMU। ठीक है, अब किसी एलिमेंट का एटम जिसका मास हमको निकालना है उसको हम कंपेयर करते हैं कि वो हाइड्रोजन के एक एटम से कितने गुना भारी है। अगर कोई 4 गुना भारी है तो हम क्या बोलेंगे कि उसका मास कितना है? एटम ऑफ हाइड्रोजन से ये कितने गुना भारी है? 4 गुना। तो इसका मास कितना? 4 AMU, 4 टाइम्स। ठीक है, जबकि एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है ग्राम में? 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। याद आया? ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 AMU। हाइड्रोजन के एक एटम का एक्चुअल मास कितना है? 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। बहुत छोटा है, समझ रहे हो? यानी पॉइंट के बाद कितने जीरो लगेंगे? 24 जीरो, तब जाके 1 आएगा। समझे ना? इतना छोटा मास है, उसको हम ग्राम में, केजी में बताना नहीं चाहते, इसलिए उसी का नाम क्या रख दिया हमने? 1। उसी को 1 यूनिट मान ली, क्योंकि उससे छोटा एटम मिल नहीं रहा था। ठीक है, फिर हमने उसको बोलचाल की भाषा में लैंग्वेज चेंज किया, ऑक्सीजन को बेस बनाया, वो भी नहीं चला तो फिर हमने कार्बन को बेस बना लिया, 12 वाले आइसोटोप को। समझ आया? तो कार्बन कितने गुना भारी होता है उस एक हाइड्रोजन के एटम से? 12 गुना। तो कार्बन का मास कितना बोला? 12 AMU, क्योंकि ये हाइड्रोजन से 12 गुना भारी था। और हाइड्रोजन 1 AMU है तो कार्बन 12 AMU होगा। और कार्बन हमको सबसे ज़्यादा मिलता है, ऑलमोस्ट 95%, 99% कार्बन मिलता है हमको। तो कार्बन का मास हाइड्रोजन के मास से 12 टाइम्स होता है। उसको हमने 12 टुकड़े किए तो एक एक टुकड़ा कितने कितने मास का बन गया? हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर, यानी 1 AMU 1 AMU 1 AMU, 12 AMU बन गए। समझ आया? तो अब हम जब भी कंपेयर करेंगे किसी भी एलिमेंट के मास को, किससे कंपेयर करते हैं? कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। और 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम कितना मास रखता है? 1 AMU। तो बात वही हो गई, हाइड्रोजन एटम के बराबर। ये चीज समझ आया? तो ये जो मास मैं बताता हूं एक एटम का AMU में, तो ये क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। और ये हमेशा रिलेटिव रहता है कार्बन के मास के साथ, या 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम के मास के साथ। समझ आया? ओके। उसके बाद हमने और कुछ चीजें डिस्कस की थी, जैसे क्या क्या पढ़ा था जी उसमें हमने? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक मैं एक एटम का मास आपको बताता था, 1 AMU 4 AMU 12 AMU 16 AMU 14 AMU 23 AMU, एक एटम का मास है ना। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा एटम लेने लग जाऊं, कितने? 6.022 10⁻23, इतने एटम अगर रखते जाऊं तो उसका मास जो निकलेगा उसको क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम रखूं तराजू में, कितने? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 6.022 10⁻23। समझ आ रहा है? इतने सिंपल उठाओ, इतने बॉल उठाओ, तराजू में रखो, उसका जो भी मास बनेगा वो मास क्या कहलाएगा उसका? हाँ, ग्राम एटॉमिक मास। और अगर मॉलिक्यूल रखे हो तो क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल ऑफ एनी सैंपल, उसका मास क्या कहलाता है? मोलर मास। क्या कहलाता है? हाँ, एक शब्द में क्या बोलना है इसको? मोलर मास। उसी मोलर मास को हम दो तरीके से बताते हैं, एक ग्राम एटॉमिक मास और एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास कब बताते हैं? जब सैंपल किस में रहता है? एटम में, तो ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कब बताते हैं? जब सैंपल किस में रहता है? मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। लेकिन क्या ठो रहते हैं? 6.022 10⁻23। लेकिन अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसका मास मॉलिक्यूलर मास, और उसको किस में बताएंगे? AMU में। एक सिंगल एटम है तो उसका मास एटॉमिक मास, और उसको किस में बताएंगे? AMU में। और अगर उसी मास को मैं ग्राम में बताने लग जाऊं, चाहे एटम का मास चाहे मॉलिक्यूलर का मास, तो वो कितने सैंपल का मास होगा? बोलिए। किसी एटम का मास अगर मैं ग्राम में बताने लग जाऊं, किसी मॉलिक्यूल का मास अगर मैं ग्राम में बताने लग जाऊं, तो वो कितने सैंपल का मास होगा? 6.022 10⁻23, यानी Na, उसको Na बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, उतने सैंपल का मास होने लग जाएगा। ये हमारा ओवरव्यू था। समझ आया यहाँ तक बातें? अब थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट हम इसी के ऊपर लेते हैं। अगर ये बातें आपको समझ आ गई पिछले लेक्चर की,
तो मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। चलिए मोल कॉन्सेप्ट, सबसे पहले मोल जो शब्द हम लोग यूज करते हैं बार बार, ये किस लिए यूज करते हैं? व्हाट इज मोल? आंसर है काउंट करने के लिए किसी भी चीज को, ये गिनती बताता है सिर्फ ना। सो दिस इज विच टाइप ऑफ नंबर? काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर। मोल क्या है बोलिए? काउंट करने वाला एक नंबर है ना। और एक मोल में कितनी काउंटिंग हम कर लेते हैं, यानी कितने यूनिट होते हैं एक मोल में? 6.022 इंटू 10⁻23, इतनी यूनिट्स होती है। समझ आया? इतने। अब आप चाहे किसी चीज का कैलकुलेशन कर रहे हो, किसी चीज की काउंटिंग कर रहे हो, एटम का, आयन का, मॉलिक्यूल का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, दुनिया के किसी भी चीज का, ठीक है। अगर आप एक मोल बोलते हो कोई भी चीज, तो उसमें कितने यूनिट सैंपल होते हैं? इतने, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन एटम कितना ले रहा हूं? हाइड्रोजन एटम 1 मोल। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि कितने हाइड्रोजन एटम है, इतने हाइड्रोजन एटम है। समझ आया? अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखना मतलब कम से कम 2 एटम, और ये सिंगल है तो एटम है। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं और कितने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कितने मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं? इतने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, है ना। अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात कर रहा हूं, आयंस, किसी भी एलिमेंट्री सिंबल के ऊपर अगर प्लस माइनस लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आयन। उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया या ले लिया तो वो आयन कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज आयन। अगर मैं 1 मोल ऑफ आयन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कितने आयन की बात कर रहा हूं? इतने आयन्स की, ठीक है। और अगर मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक, तो इसका मतलब है मैं कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं? समझ आ रहा है? देख रहे हो? मैं किसी भी स्पीशीज के साथ, किसी भी स्पीशीज के साथ अगर 1 मोल लगाता हूं, 1 मोल कोई भी चीज उठाता हूं, उसमें हमेशा कितने पार्टिकल होते हैं, कितने सैंपल होते हैं, या कितनी यूनिट होती है? 6.022 10⁻23। सिमिलरली अगर मैं 1 मोल ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन, 1 मोल प्रोटॉन, यानी मैं कितने प्रोटॉन की बात कर रहा हूं? 6.022 10⁻23 प्रोटॉन्स। आ रहा है समझ में? तो 1 मोल ऑफ कोई भी सैंपल उठाइए, उसमें कितने स्पीसीज होंगी? 6.022 10⁻23। ये याद हो जाएगा? बोलिए ठीक है। ये मैंने इतने सारे एग्जांपल इसीलिए लिख दिए। ओके, अब ये जो बार बार नंबर आता है 6.022 10⁻23, ये किसने दिया और क्यों दिया? इस नंबर का हमने नाम उनके ऑनर में रखा एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इसको दिया किसने? एवोगैड्रो ने सबसे पहली बार इसका कैलकुलेशन किया था। तो इसको समझो ना। देखो 1 मोल में उन्होंने देखा कि कितने एटम मिल रहे थे? 6.022 10⁻23। तो हमने बोल दिया, इस नंबर का नाम क्या रख दिया? एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इसको दिया किसने? एवोगैड्रो ने। और इसको मैं ना Na से रिप्रेजेंट करता हूं। दिस इज एवोगैड्रो नंबर। यहां लिखता भी हूं कि मोल जो है वो किस नंबर के बराबर होता है? एवोगैड्रोस नंबर, जिसको मैं Na से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, ये आ रहा है समझ में? एक मोल में कितने एटम उनको मिले? हाँ, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट करके कि 1 मोल कोई भी सैंपल हम उठाते हैं, उसमें कितने एटम होते हैं? 6.022 10⁻23। और उन्होंने कहाँ से उठाया? तो मैं जो अभी बात कर रहा था कार्बन 12 वाले आइसोटोप की, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU। तो उन्होंने क्या किया कि 12 ग्राम कार्बन लिया। ग्राम में रिप्रेजेंट होता है ना 1 मोल का मास। तो कार्बन कितना लिया? 12 ग्राम। कौन सा कार्बन? 12 आइसोटोप वाला,
जिसका मास 12 होता है। तो 12 ग्राम कार्बन का एटम लिया, कार्बन का सैंपल लिया, कितना 12 ग्राम, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स उन्होंने काउंट किया। तो 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम होते हैं उसी का नाम उन्होंने क्या रखा, 1 मोल, क्योंकि हम हर चीज को कार्बन के ही मास से कंपेयर करते हैं 1/12 पार्ट से। उन्होंने ना एज ए सैंपल 12 ग्राम कार्बन लिया और उसमें उसके एटम की काउंटिंग की। उनको कितने एटम मिले, 6.022 × 10⁻23 इतने एटम मिले, और इसी चीज का नाम उन्होंने क्या बोल दिया, 1 मोल। समझ आया? तो अब से जिस भी स्पीशीज के अंदर इतने एटम मिलेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इतने मॉलिक्यूल, इतने प्रोटॉन, इतने आयन, कुछ भी इतने अगर मिल गए तो उसको क्या बोलना है, 1 मोल। समझ आया? सो 1 मोल डिफाइन कैसे होगा, देखो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, 1 mole of any compound contains as many entities, 1 mole of any compound contains as many entities as atoms present, as atom present in 12 ग्राम of carbon 12 isotopes। ये ठीक है। 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम होते हैं, ध्यान से देखिए, एस एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम होते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, 1 मोल। समझ आया? तो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल किसके बराबर होता है, उसमें कितने एंटिटीज होते हैं, कितने यूनिट्स होते हैं, कितने सैंपल होते हैं। यूनिट्स का मतलब समझ आ रहा है? तो 1 मोल कोई भी कंपाउंड लो, कोई भी कंपाउंड, कितना, 1 मोल, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एंटिटीज आपको मिलेंगी, आंसर है उतने ही मिलेंगी, कितना, एस एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जितने 12 ग्राम कार्बन में एटम मौजूद रहते हैं, यानी कितने एटम, इतने एटम। 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होते हैं, इतने। समझ आया? तो जितने एटम 12 ग्राम कार्बन में मौजूद होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम आपको हर कंपाउंड में मिलेंगे, जब उसका कितना पोर्शन लिया जाएगा, 1 मोल। सो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, द सेम नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम 12 आइसोटोप। समझ आया? और उसमें कितने होते हैं, 6.022 10⁻23। ये समझे? बोलिए। तो 1 मोल में कितने, इतने यूनिट्स, ये सैंपल। ठीक है? ठीक है, बोलो, समझ आया? ये 1 मोल में कितने सैंपल हुए, इतने। ठीक। अच्छा, किसी में अगर 2 मोल मौजूद हुए, तो किसी कंपाउंड में 2 मोल सैंपल मौजूद हैं, तो उसमें कितने एटम होंगे, बोलिए। 2 इंटू, अगर 2 मोल हो गए, बताते जाओ, 2 मोल हो गए तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, इतने यूनिट्स होंगे। 3 मोल हो गए तो 3 इंटू, इतने यूनिट सैंपल होंगे। 4 मोल हो गए तो 4 इंटू, 5 हो गए तो 4 इंटू इतना होंगे। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी सैंपल में देखो कितने मॉलिक्यूल हैं, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, इसको कितना हो जाएगा जी, दिस इज 6 पॉइंट, या कोई और, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 4 से। ठीक है, देखिएगा ध्यान से ना, इसको समझना। हाँ जी, इतने एटम्स हैं किसी में, 24.088 इंटू 10⁻23, इतने यूनिट्स हैं, तो इसमें कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, कैसे निकाले, 4 निकाल कैसे रहे हो मुझे वो बताओ, थोड़ा जोर से बोलो। 6 4 जा 24,
6 के बाद भी तो और लेटर है ना, इसको कैसे निकाल रहे हो आप, 4 कैसे बता रहे हो, क्या करके? हम ये जान रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ 4 आएगा? डिवाइड कर रहे हो ना, किससे डिवाइड कर रहे हो? देखो ध्यान से देखो, किससे डिवाइड कर रहे हो? 6.022 10⁻23 से डिवाइड कर रहे हो, आ जाएगा 4। तो अगर हमको ना, देखो यहाँ से एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ मैं। अगर हमको किसी भी सैंपल का क्या दिया हो, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ स्पीसीज बोल लो कि वो कितने नंबर में हैं, तो हमको अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास कोई सैंपल है, उस सैंपल में कितने एटम हैं, इतने। एक सैंपल है मेरे पास किसी भी चीज़ का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कोई भी सैंपल में कितने मेरे पास एटम है बताओ? इतने एटम, सपोज इतना दे दिया, और आपसे पूछ रहा हूँ बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, तो आप कैसे बताओगे? क्या करना है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, डायरेक्ट डिवाइड करो 6.022 10⁻23 से, तो ये कट पीट के क्या आ गया? 4 आएगा। इसको हमने 6.022 10⁻23 से डिवाइड किया, ये कितने टाइम जाता है? 4 टाइम। तो इसका मतलब है यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल हो गए? 4। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? नंबर ऑफ मोल्स, है ना? आया तरीका समझ? आया? हाँ, तो इससे क्या बात समझ में आया कि जब भी नंबर ऑफ स्पीसीज दिया रहेगा किसी का और आपसे नंबर ऑफ मोल पूछेगा तो क्या करना है? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है, आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। समझ आया? तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बना, और इस फॉर्मूले को आप नोट करेंगे। फॉर्मूला क्या बना? हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का तरीका क्या करना है जी, बोलिए? किसको? नंबर ऑफ स्पीसीज, या इसी को यूनिट बोल सकते हो, सैंपल बोल सकते हो। इसको किससे डिवाइड करें? जो भी नंबर दिया है स्पीसीज का सैंपल में कि इतने सारे ये मौजूद हैं, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज, अगर उसका नंबर दिया है कि इतने सारे एंटिटीज मौजूद हैं, तो उसको किससे डिवाइड करना है? एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। और इसका शॉर्टकट्स देखो ना, हम इसका नामकरण कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल को मैं दिखाऊंगा स्मॉल एन से। नंबर ऑफ मोल को कौन दिखाएगा? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी सैंपल अगर दिया है क्वेश्चन में, उसका नंबर अगर दिया है, नंबर ऑफ स्पीसीज, तो नंबर के लिए मैं यूज करूंगा कैपिटल एन, इसके लिए नंबर ऑफ स्पीसीज के लिए। और एवोगैड्रो नंबर को किससे दिखाते हैं? एन ए से। सो दिस इज एन ए। तो मेरा पहला फॉर्मूला क्या बन गया नंबर ऑफ मोल निकालने का? नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू n अपॉन एन ए। व्हाट इज n? नंबर ऑफ स्पीसीज। व्हाट इज एन ए? एवोगैड्रो नंबर। याद रहेगा? तो बोलिए नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या? अगर आपको क्वेश्चन किस में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? किसी स्पीसीज का नंबर, कि ये स्पीसीज, ये एटम, मॉलिक्यूल इतने सारे हैं, तो अगर नंबर ऑफ स्पीसीज देता है और उससे आपको मोल निकालना है, कैसे निकालोगे? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। याद रहेगा पहला फॉर्मूला? ठीक, तो मैं एक आध क्वेश्चन इस पर लेता हूँ एज ए सैंपल। थोड़े से एग्जाम्पल देखो। मैं सैंपल के बेसिस पर, नंबर ऑफ स्पीसीज के बेसिस पर एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ ना। देखिए मेरे पास एक सैंपल है, ए सैंपल ऑफ ओजोन। इसको क्या बोलते हैं? O3 को ओजोन, ठीक है। हैश 18.066 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक सैंपल है काहे का? ओजोन का। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, ठीक है। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं मैं? 18.066 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ स्पीसीज। और अब मैं इसमें आपसे पूछता हूं, बताओ मोल, बताओ नंबर ऑफ मोल। क्या पूछ रहा हूं? और मोल को किससे दिखाते हैं अपन? स्मॉल एन से, नंबर ऑफ मोल। और ये निकालने का तरीका क्या है? बोलिए। ये क्या दिया है? नंबर्स। निकालने का तरीका नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। हाँ, हाउ मच ऑफ दिस नंबर? इतने मॉलिक्यूल थे, हैं इतने।
डिवाइडेड बाय Na इज व्हाट 6.022 10 to the power 23। कैंसिल कराइए। 6.00 से कितने टाइम है ये 18.066 3, तो ये कितना आ गया 3 और 10 to the power 23 10 to the power 24 कितना बचा 10 का पावर 1, तो ये कितना हो गया 30। ये क्या आ गया नंबर ऑफ मोल। तो इतने मॉलिक्यूल वाले ओजोन में अगर ओजोन के इतने मॉलिक्यूल हुए तो उसमें कितने मोल हैं ओजोन के बताओ 30 मोल। समझ आया कितने मोल, ठीक है कितने मोल। और एक मोल में कितने एटम होते हैं 6.022 10 to the power 23, उसको Na बोलो आपसे ना, एक मोल में कितने एटम Na, तो 30 मोल में कितने एटम 30 Na मतलब 6.022। समझ आ रहा। तो अब मैं इसमें आपसे क्या पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेगा बोलिए, एक मोल में कितने एटम, हाँ उसको Na बोलिए, एक मोल में कितने एटम Na, कितने मोल हैं इसके, तो 30 मोल में कितने एटम, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या, नहीं ये गड़बड़ कर दिए। देखो इसको नंबर ऑफ एटम पूछ रहा हूं मैं ना, नंबर ऑफ एटम आप पहले ये देखो कि ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम 3 एटम। यहां तक समझ आया, ओके। आएगा वही चीज, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम 3 एटम, तो कितने मॉलिक्यूल हैं, हाँ तो कितने एटम होंगे, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम 3 इंटू इतना, आंसर वही आएगा। या हम ये जानते हैं कि एक मोल में कितने एटम होते हैं 6.022, तो 30 मोल में कितने एटम होंगे 30 इंटू 6.022, एक ही चीज़ है। तो हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो हमको दिख रहा है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3 और कैठो मॉलिक्यूल है इतने, तो नंबर ऑफ एटम कितना आएगा 3 इंटू इतने एटम्स, ठीक है। आया ये समझ, आया जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक। फिर से अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन have weight of 1 kg। How many moles of electron, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो उसका वेट 1 kg हो जाए। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जानते हो ना, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 10 to the power -31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन उठाऊं कि उसका मास कितना हो जाए 1 kg के बराबर हो जाए, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10 to the power -31 kg, ठीक है। आया समझ। अच्छा, अगर मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उठाता हूं तो उसका मास कितना होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास, थोड़ा सा आराम से सोचेंगे बनेगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताओ, 1 मोल में कितने नंबर होते हैं Na 6.022 10 to the power 23, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1, ठीक है। तो Na इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा Na इंटू 9.1 10 to the power -31। आया समझ में। तो Na इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया, ये कितने इलेक्ट्रॉन का मास निकला 1 मोल, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता कि 1 kg बनाने में कितने मोल लगते होंगे इलेक्ट्रॉन के, मैं कुछ मान लूंगा x मोल, है ना। और 1 मोल का मास कितना आ रहा है Na इंटू 9.1, समझ आ रहा। तो x मोल का मास कितना होगा x इंटू Na इंटू 9.1 10 to the power -31। आया।
तो ये इतने का मास निकल गया। और मैंने क्या मान रखा था कि x मोल ही मिल करके क्या बनाते होंगे 1 kg। तो ये x मोल इलेक्ट्रॉन का मास ही कितना होगा 1 kg। तो इस मास को क्या लिख दूंगा इक्वल टू 1 kg। आया? थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए, बनने लगेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो हमको सबसे पहला सवाल ये है कि देखो भैया कितने इलेक्ट्रॉन के मोल उठाऊं, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg के मास के बराबर होगा। तो मैं क्या मान लूं इसको, बोलिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg के बराबर होता होगा। क्या मान लें, लेट x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज मास किसके बराबर 1 kg के बराबर। x मोल इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg के बराबर होता होगा। ठीक है, ठीक है। अब x मोल का मास, तो मास कैसे निकालोगे x मोल का, तो याद करो एक इलेक्ट्रॉन का मास हमको आता है, तो हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं कि नहीं। देखो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकलेगा, बोलिए क्या करना है, कैसे निकलेगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। एक इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, आ रहा समझ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, आ रहा। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलिए बोलिए Na। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना, इतना। तो ये कितने मोल का मास निकल गया 1 मोल। और कितने मोल में मान के चला था 1 kg बनाते होंगे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो x मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना, बोलिए मास ऑफ x मोल्स इलेक्ट्रॉन, आ रहा है समझ। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल का मास इतना है, तो x मोल का कितना हुआ, इसको हम लिख लेंगे 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई करते समय, ये हो गया। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि x मोल इलेक्ट्रॉन का मास ही कितना है 1 kg। तो x मोल इलेक्ट्रॉन का मास ये है, यही किसके बराबर होगा 1 kg के बराबर। सो दिस मास इज, ऐसे लिख दूं इसको मैं, यही किसके बराबर है 1 kg के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल नहीं निकल गया यहां से। नंबर ऑफ मोल कौन बताएगा, कौन, x एक तरफ करो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। तो यहां पर मैंने x को रखा और उधर सब चले गए 1 अपॉन क्या क्या Na आ गया, Na बोले तो ये, और डिवाइड में 9.1 ये, ठीक है kg। तो ये kg कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। हम आपसे कैलकुलेशन नहीं करवा रहे हैं, खाली मेथड बता रहे हैं, आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू। ये तरीका समझ आ रहा है, बोलो पक्का, ठीक है ना। तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम इसको यहीं तक करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको मेथड समझना है। अभी हो गया जी, आगे बढ़ूँ मैं। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि 1 मोल कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा मोलर मास, ठीक है। मोलर मास क्या चीज है, मोलर मास कौन किस चीज का मास मोलर मास कहलाता है। 1 मोल ऑफ एनीथिंग, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, उसका मास क्या कहलाएगा, मोलर मास। सो मोलर मास इज व्हाट, इट इज mass of, it is mass of 1 mole of compound, 1 mole of any compound, ठीक है। इट इज मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड, ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड, ठीक है। सो कोई भी कंपाउंड का कितना मोल उठाऊं मैं, 1 मोल, तो उसका मास क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा, है ना।
अगर मैं सिंपल 1 मॉलिक्यूल उठाऊं या 1 एटम उठाऊं तो उसका मास क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। आया? एटम उठाया तो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। एक सिंगल मॉलिक्यूल उठाया उसका मास क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर मैं Na उठा लिया, Na पार्टिकल, Na यानी 1 मोल, 1 मोल अगर कोई भी सैंपल अगर मैं उठा लेता हूं तो उसका मास क्या कहलाता है? बोलिए, मोलर मास। और इसको हमेशा किस में रिप्रेजेंट करना है? ग्राम में। बात समझ में आ रही है? इधर सब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर मैं 1 मॉलिक्यूल या 1 एटम उठाता हूं तो उसका मास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, सिंगल सिंगल का। लेकिन अगर मैं 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड उठाता हूं, 1 मोल ऑफ एनी एटम, 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, कुछ भी उठाता हूं, उसका मास क्या कहलाता है? मोलर मास। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं 1 मोल के मास को? ग्राम से कि AMU से? किससे? ग्राम से, है ना। अब मोलर मास को ही हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं पहले। 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, इसका मास यानी मोलर मास, इसको 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। एक ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलर मास को ही किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ग्राम एटॉमिक मास से और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। ग्राम एटॉमिक मास कब यूज करते हैं? जब सैंपल किस में दिया रहता है? एटॉमिक फॉर्म में। हाँ, इट इज यूज व्हेन सैंपल इन एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कब यूज करते हैं? जब सैंपल कब दिया रहता है? किस में दिया रहता है सैंपल? बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, तो जब सैंपल एटम में हो और कितने हो? 1 मोल यानी Na एटम हो, तो उसके मास को किस में रिप्रेजेंट करना? ग्राम एटॉमिक मास में। और ये क्या चीज है? मोलर मास। और जब सैंपल किस में मौजूद हो? मॉलिक्यूल्स के रूप में, और कितने हो? 1 मोल, तो उसके मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। और ये भी क्या है? मोलर मास। दोनों को एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? हाँ, तो चाहे मैं एटम का मास रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या मॉलिक्यूल का मास रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 मोल लेके, एक शब्द में क्या बोल सकता हूँ? उसका कौन सा मास रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? मोलर मास। एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लेकिन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? मोलर मास बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें एग्जाम्पल आपको बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने हीलियम लिया, हीलियम गैस, और उसके कितने एटम लिए? हीलियम गैस है, गैस, और उसके एटम और मॉलिक्यूल हम दोनों की बात कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं सिर्फ इस कमरे में हीलियम का एटम लेके आया हूं, और कितने एटम? 1 मोल। 1 मोल में कितने एटम होंगे? Na यानी कितने? 6.022 10⁻23 एटम है, सिर्फ हीलियम के एटम है। तो उसके मास को आप किस में रिप्रेजेंट करोगे? ग्राम एटॉमिक मास में। क्यों? क्योंकि मैं सैंपल क्या ले रहा हूं? एटम ऑफ द हीलियम। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं इस कमरे में हीलियम का मॉलिक्यूल रख दिया हूं, कितने? 1 मोल। अब बताओ इसका मास कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ आया? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मैंने बोला, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास आप किस में रिप्रेजेंट करोगे? ग्राम एटॉमिक मास में। बोलो, 16 ग्राम। 16 ग्राम होता है ना ऑक्सीजन का मास। तो ये 16 ग्राम ऑक्सीजन का मास क्या चीज है? ग्राम एटॉमिक मास है कि मॉलिक्यूलर मास है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बोलिए, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 है ना। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है कि एटम? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का मास किस में रिप्रेजेंट करोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। 16 ग्राम क्या चीज होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ आया? आया? ओके। तो जैसे अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम एटम, तो इसका मास जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। सिर्फ एटम की बात अगर करूं मैं, 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है एज ए सैंपल, तो इसका मास क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल ले रहा हूं दोनों ना। समझ आया ये चीज इतना कि नहीं आया? बोलिए जोर से। यहां तक ठीक है? पक्का? हाँ जी। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, ग्राम एटॉमिक मास।
ये क्या चीज है? इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम्स। कितने एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं? 1 मोल एटम के मास को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। ये समझ आया? 1 मोल एटम को क्या बोलते हैं? उसके मास को ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है जी? ठीक है जी? हाँ जी। अब 1 मोल एटम, कितने एटम होते हैं? तो यानी हम 6.022 10⁻23 एटम के मास को ही क्या बोल रहे होंगे? ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल एटम में कितने एटम हुए? इतने। और इतने एटम के मास को ही मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्राम एटॉमिक मास। समझ आया? आया ये? हाँ जी। देखो इसको ना, मोल एटम का मास, तो मास ऑफ 1 मोल एटम कैसे निकालोगे बताओ? मास ऑफ 1 मोल एटम्स कैसे निकलेगा? 1 मोल एटम का मास बोलिए। किसी भी चीज का मास कैसे निकलता है? तो आंसर है, जब उसके एक यूनिट का मास आपको पता होता है। तो 1 एटम का मास आपको पता रहता है कि नहीं? बोलिए। अगर मैं हाइड्रोजन का 1 एटम लूँ, उसका मास कितना? 1 AMU। हीलियम का 1 एटम लूँ, उसका मास कितना? 4 AMU। समझ रहे हो? नाइट्रोजन का 1 एटम लूँ, उसका मास कितना? 14 AMU। ऑक्सीजन का 1 एटम लूँ, उसका मास कितना? 16 AMU। सल्फर का 1 एटम लूँ, उसका मास कितना? 32 AMU। आ रहा है समझ में? आ रहा है? तो 1 एटम का मास हमको पता रहता है, और हम ये जान रहे हैं 1 मोल में कितने एटम होते हैं? इतने, इतने। और 1 एटम का मास हम जान रहे हैं। तो इतने एटम का मास कैसे निकलेगा? यानी 1 मोल एटम का मास कैसे निकलेगा? बोलिए। नंबर ऑफ एटम कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 एटम। नहीं समझ आया? 1 एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय कितने एटम है, मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया पूरे का मास। कितने एटम का मास निकालना है मुझे? इतने। तो ये कैसे निकलेगा? बोलिए। मास ऑफ 1 मोल एटम कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करा दें? मास ऑफ 1 एटम, है ना? आया समझ में तरीका? तो मुझे 1 मोल एटम का मास निकालना है। बताइए 1 मोल एटम में कितने एटम होते हैं? नंबर ऑफ एटम, इतने एटम होते हैं। या इसको मैं Na लिख देता हूं अभी, चलो अभी फिलहाल लिख लेते हैं इसको। इतने एटम हुए, है ना? और मास ऑफ 1 एटम ये क्या कहलाता है? किसी एक एटम का मास क्या बोलते हैं उसको? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को मैं A लिख दूं। एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास नंबर है ना, मास नंबर, मास नंबर समझ रहे हो? उसका एटॉमिक मास ये किस में होता है? इसकी यूनिट क्या होती है बताइए? AMU। एक सिंगल एटम का मास है, इसलिए ये क्या है? एटॉमिक मास AMU में। ठीक है? ठीक है, ये हो गया। हाँ, लेकिन मैं 1 मोल एटम का मास रिप्रेजेंट किस में करूंगा? 1 मोल एटम का मास किस में रिप्रेजेंट होता है? ग्राम में। और यहां यूनिट क्या आ गई? तो मैं इस AMU को चेंज करने वाला हूं, किस में? ग्राम में। कैसे चेंज करते हैं वो देखो। इसको तो मैं लिख देता हूं Na, लिख दूं Na इसको, मल्टीप्लाइड बाय दिस इज एटॉमिक मास नंबर, और इसकी यूनिट है AMU। हमको यूनिट AMU में नहीं चाहिए, इसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है देखो, इसको समझो। कन्वर्ट करने का तरीका देखो। यहां पे ले लेता हूं मैं ना, साइड में। ठीक है, यहां दिख रहा है? ठीक। देखो ना, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं ना सबसे पहले, क्योंकि तमाशा तो वहीं से शुरू होता है। हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 AMU। ठीक है, देखते जाना। 1 देखना ना, 1 AMU। ये किसकी बात हो रही है? कौन सा एटम की? हाइड्रोजन एटम के कितने एटम का मास 1 AMU कहलाता है बताओ? कितने एटम का मास? 1 एटम। ठीक है, 1 एटम का मास कितना होता है हाइड्रोजन में बताओ? 1 एटम का मास कितना? 1 AMU। ठीक, मुझे कितने एटम चाहिए? इतने एटम का मास, है ना? तो मुझे अगर एक एटम का मास 1 AMU होता है, तो इतने एटम का मास 6.022 10⁻23 एटम्स,
इतने एटम का मास कितना हो जाएगा? इस 1 को मैंने 6.022 10⁻23 बनाया है, तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? इतने एटम आ गए तो इसको क्या बोलना? क्या बोलना? Na। अरे बोलो ना भाई, एक एटम था तो ठीक है, उसका मास एटॉमिक मास है। मैं कितने एटम ले आया? 6.022 10⁻23। ये इस इतने एटम को क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो अब मैं कितने हाइड्रोजन एटम ले रहा हूँ? 1 मोल। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना? बोलिए कितना? बोलो ना। 1 AMU तो एक एटम का मास होता है, यहाँ कितने आ गए? 1 मोल। तो मोल को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम में। तो उसका मास क्या हो जाएगा? 1 ग्राम। AMU सिंगल एटम के लिए। और जैसे ही आप 1 मोल सैंपल रखते हो उसका मास क्या हो जाता है? ग्राम में। आया समझ? ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के मास को क्या बोल दिए? 1 ग्राम। और ये कितने एटम है? Na। तो इसको मैं क्या लिख दूं? Na एटम। Na एटम इज इक्वल टू कितना ग्राम? 1 ग्राम। समझ आया? आया कि नहीं? बोलिए। तो Na एटम, Na एटम्स, ठीक है। Na एटम, Na एटम का मास कितना? 1 ग्राम। तो 1 एटम का मास कितना? 1/Na ग्राम। आए समझ में? और 1 एटम का मास क्या कहलाता है? 1 AMU। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास क्या कहलाता है? 1 AMU। तो इस चीज को मैं क्या लिख लूंगा? 1, देखो रिलेशन क्या मिल रहा है, 1 AMU ग्राम में कितना होता है? 1/Na ग्राम। ये 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास क्या? 1 AMU, जो हमने शुरू में लिखा था 1 एटम इज इक्वल टू 1 AMU। तो जहां 1 एटम आएगा उसको क्या लिख सकता हूं मैं? उसके मास को। तो मैंने 1 एटम के मास को क्या लिख दिया? 1 AMU। और 1 AMU मास ग्राम में कितना होता है? ये आया समझ में कि नहीं आया? तो मैं 1 AMU को चेंज करना चाहता हूं। देखो कितने AMU दिख रहा है? 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/Na ग्राम। तो हमने ना इसको चेंज किया, दिस इज एटॉमिक मास नंबर। AMU को क्या लिख दिया? 1/Na ग्राम। तो अब ये यूनिट जो मास ऑफ 1 मोल की चल रही थी AMU, वो किस में आ गई? ग्राम में आ गई। देखो Na से Na कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? A क्या है? एटॉमिक मास नंबर, और उसके आगे यूनिट क्या लगा देना है? ग्राम। बस यही है मास ऑफ 1 मोल एटम। क्या करना है? एटॉमिक मास नंबर लिखना, उसको उसके आगे यूनिट कौन सी चिपका देनी है? ग्राम। बस खत्म। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? ये उसके कन्वर्जन का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे ग्राम में चेंज हो जाता है। मैं अभी बोल रहा हूं ना बार बार, एक एटम 1 AMU, इतने सारे एटम ले आए तो इसका यूनिट ग्राम कैसे हो गया? ये उसका कन्वर्जन है, इसलिए ग्राम हो जाता है 1 मोल का मास। ठीक है। AMU बहुत छोटा सा टुकड़ा है, बहुत छोटा सा। समझ आया? बहुत छोटा सा है एक एटम का मास, लेकिन आप 1 मोल एटम रख दो तो उसका मास फिर ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या बना? मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम का मास निकालने का तरीका क्या? जिस सैंपल का आप मास निकाल रहे हो 1 मोल लेके, इधर देखो मेरी तरफ, जिस भी कंपाउंड, जिस भी एलिमेंट, जिस भी सैंपल का 1 मोल लेके आप उसका मास निकाल रहे हो, 1 मोल मास ऑफ एनीथिंग, तो वो कैसे निकलेगा? उस सैंपल का देखोगे एटॉमिक मास क्या है, क्या देखना है? उस सैंपल का एटॉमिक मास, और उसके आगे यूनिट क्या चिपका देनी है? ग्राम। तो वो क्या आ गया? 1 मोल ऑफ सैंपल का मास आ गया। समझ आया? जैसे एग्जांपल समझो इसका, मैंने आपको बोला मैं आपको हीलियम दे रहा हूं। क्या? हीलियम। एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास नंबर कितना होता है इसका? यहां पर मास नंबर लिखा जाता है, याद रखिएगा 4। हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका एक एटम का मास बताओ, या एक एटम के मास को क्या बोलते हो? एटॉमिक मास। तो मैं इसमें देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं कि इसका एटॉमिक मास बताओ, तो आप क्या बोलोगे? एटॉमिक मास मतलब बोलो। एटॉमिक मास का मतलब 1 एटम का मास, और 1 एटम का मास कितना? बोलो, ये मास नंबर है। 1 एटम का मास कितना? 4। यूनिट क्या? AMU। एक एटम का मास AMU में आप लिख के दिखाते हो, और 4 AMU का मतलब है ये हाइड्रोजन के एटम से कितने गुना भारी है? 4। जितने गुना भारी होता है वही तो उसका मास नंबर होता है। तो ये हो गया 4 AMU।
अगर मैं इसको ग्राम में पूछूं कि आप एक हीलियम एटम के मास को ग्राम में मुझे लिख के बताओ, तो ये बताओ एक हाइड्रोजन एटम का मास ग्राम में कितना होता है? जिसको आप 1 AMU बोल रहे थे वो एक्चुअल में ग्राम में कितना होता है? 1.66। और बोलो ना, इतना क्यों शर्मा रहे हो? नहीं आ रहा समझ में? 10 टू द पावर माइनस, यही होता है ना। एक हाइड्रोजन का एक्चुअल मास कितना होता है? 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसी को हम 1 AMU बोल रहे थे ना, इसी का नाम तो 1 AMU रख दिए थे। तो अगर मैं बोलता हूं कि भैया हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU है, उसको ग्राम में बताओ, तो आप क्या बोलते हो? 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो जो उससे 4 गुना भारी होगा वो कितना होगा? 4 इंटू 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो इसको अगर मैं ग्राम में पूछूं तो आप 1 AMU को कितने ग्राम लिखोगे? 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये चेंज हो गया ग्राम में। तो देखो हीलियम के एक एटम का मास, एटॉमिक मास कितना होता है? इतना। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन 10 टू द पावर -24 तो लगा रहेगा ना। कितना छोटा यूनिट है ये। किसका मास आया? एक एटम का मास, हीलियम के एटॉमिक मास। अब अगर मैं आपसे एक एटम का मास ना पूछूं, कितने एटम का मास पूछूं? 1 मोल एटम का मास। 1 मोल में कितने एटम आ गए? 6.022 10⁻23। तो उसका मास क्या होगा? उसका तरीका क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, जो मास नंबर है उसके आगे क्या लगा देना है? सिर्फ, बस। तो अगर मैं आपसे क्या पूछूं? मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हीलियम, क्या पूछ रहा हूं मैं? 1 मोल एटम ऑफ हीलियम के मास पूछ रहा हूं। तो आपको क्या करना है बोलिए? ये रहा मास नंबर 4 और यूनिट क्या लगा देना उसके आगे? ग्राम। बस, समझ आ रहा है? अब एक एटम का मास देखो कितना होता है ग्राम में। ये कितना छोटा है? 4 इंटू 1.66 मल्टीप्लाई करके देख लो। 10, आप इसको छोड़ो ना नंबर को, 10 टू द पावर -24 देखो कितना छोटा हो गया। ये आया समझ में? 10 टू द पावर 24 -24 कितना छोटा? बहुत छोटा। ये एक एटम का मास है। और ऐसे कितने एटम जमा कर लिए हम? कितने? 4 एटम, Na एटम। तो उतने एटम का मास कितना होगा? 4 ग्राम। तो ग्राम बहुत बड़ी यूनिट हो गई। एक एटम का मास ग्राम में देख लो कितना छोटा है, और उसको कितने गुना बढ़ाए होंगे, कितने सारे एटम आए होंगे, तो उसका मास कितना हो गया? 4 ग्राम। Na एटम। आ रहा समझ? ये एटॉमिक मास लिखने का तरीका। अब ये क्या है? हीलियम के कितने एटम का मास? 1 मोल। और 1 मोल एटम के मास को क्या बोलते हैं? तो इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूं? दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम। या इसी को क्या बोल सकता हूं? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। कितना? 4 ग्राम। ठीक है? ये आया जी या नहीं आया? बोलो जोर से। आया? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज व्हाट? 4 ग्राम, यानी मास ऑफ 1 मोल एटम। और उसका पूरा विवरण यहां है कि जब भी मास ऑफ 1 मोल एटम बोला जाएगा आपको क्या करना है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर लिखना है, और उसके साथ में यूनिट क्या लगा देनी है? ग्राम। समझ गए? और एक एटम का मास जब आपसे ग्राम में पूछा जाएगा, एक एटम का मास अगर AMU में पूछा जा रहा है तो एटॉमिक मास नंबर के सामने AMU लगा दो। और एक एटम का मास अगर ग्राम में पूछा जा रहा है, एक एटम का मास यानी एटॉमिक मास, तो उसको फिर 1.66 10 टू द पावर -24 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गया ग्राम में सिंगल एटम। लेकिन अगर मैं Na एटम ले आऊं और उसका मास पूछूं तो आपको क्या करना है? फिर उसको ग्राम में बताना है, यानी एटॉमिक मास नंबर लिखना है और ग्राम चिपका देना है, वो Na एटम का मास हो जाएगा। ठीक है? ठीक है ना? हाँ जी। उधर का यहां पे मैं बोलता हूं, मैं एटम ले रहा हूं ना, एटम्स मैंने लिया हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या ले रहा हूं मैं? मॉलिक्यूल की एटम, एटम। अब इनका अगर मैं मास आपसे पूछूं, सिंगल एटम का मास, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक मास। तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन के एक एटम का मास, एटॉमिक मास कितना? हाइड्रोजन का एक एटम का मास 32, कितना? 34, कितना? 1। यूनिट क्या? AMU। ठीक है? लेकिन अगर मैं इसका ग्राम एटॉमिक मास पूछूं, GAM, ऐसे ग्राम एटॉमिक
मास, और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, मोलर मास बोल सकता हूं, मोलर मास। बोलो, ठीक है। ये तो अगर मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पूछता हूं आपसे तो आप क्या बोलोगे, एक एटम का मास कितना, 1 AMU। और अगर इसी को ग्राम में पूछता हूं तो कैसे बताओगे, मल्टीप्लाइड बाय, एक ही एटम को ग्राम में पूछ रहा हूं, एक ही एटम के मास को, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.66, है ना ये। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, यानी कितने एटम का मास, कितने एटम का मास, 1.1 मोल एटम का मास, यानी Na एटम का मास। और उसका मास क्या होगा, ये रहा मास नंबर, तो ये लिखा मैं मास नंबर, और यूनिट क्या लगा देना है मास नंबर के साथ, ग्राम। तो 1 मोल एटम का मास कितना हाइड्रोजन के लिए, 1 ग्राम। एक एटम का मास कितना, 1 AMU। अंतर समझ में आ रहा है। हाँ, इसको मैं ग्राम में अगर पूछूं, एटॉमिक मास को ग्राम में बताओ, तब तो फिर आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक एटम के मास से, ठीक है। ओके, हीलियम का 4 AMU क्या है, एक एटम का मास, एटॉमिक मास, और एक मोल एटम का मास कितना, अंतर समझ आ रहा है 4 ग्राम और 4 AMU में क्या है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। नाइट्रोजन के एक एटम का मास 32 है, 14, और एक मोल एटम का मास 14 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 और एक मोल का, अंतर समझ आया, आया जी या नहीं आया, बोलिए, आ रहा है। एक देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होइए, एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 सिंगल एटम, तो उसको आप AMU में कंपेयर कर करके बताओ। AMU क्या है, रिलेटिव मास है। लेकिन एक्चुअल मास अगर पूछेंगे उसका ग्राम में बताओ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक AMU किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर 1 AMU, और 1 AMU कितना मास है, 1.66 10 to the power -24 ग्राम। तो जितने AMU होंगे, जितने गुना, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा ग्राम में मास, एक एटम का मास ग्राम में आ जाएगा। लेकिन हम आपसे जब 1 मोल एटम पूछेंगे, Na एटम, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मास नंबर लिखना पड़ेगा और साथ में ग्राम की यूनिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसका डेरिवेशन ये मैंने आपको बता दिया। एक मोल में इतने एटम होते हैं, उसका मास निकालने के लिए मास ऑफ 1 एटम से मल्टीप्लाई किए, और AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका विवरण यहाँ पर है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ समझ गए जी, बोलिए, बोलो 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 जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अब थोड़ा सा देखो, दूसरा फॉर्मूला बना रहा हूँ मोल में ना। पहला फॉर्मूला क्या बनाए थे, जब नंबर ऑफ स्पीसीज दी रहती है और हमको मोल निकालना रहता है, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, सॉरी एवोगैड्रो नंबर Na क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पे देखो, चूंकि मास, मोलर मास इन्वॉल्व हो गया, मोलर मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, अभी हम एटम के मास के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं, है तो मोलर मास ही ना। ओके, हीलियम को देखो, हीलियम का मोलर मास कितना होता है, यानी कितने एटम का मास, Na एटम का मास 4 ग्राम होता है ना, है ना। Na एटम का मास यानी कितने मोल, 1 मोल। तो हीलियम के 1 मोल का मास कितना होता है, 4 ग्राम। अगर 2 मोल हीलियम लेता मैं तो कितना मास होता उसका, 8 ग्राम। अब समझते जाना, 1 मोल लिया, मास कितना, 4 ग्राम। 1 मोल में एटम कितना, 6.022 10 power 23, यानी 6.022 10 to the power 23 का मास कितना, 4 ग्राम। 1 मोल यही ना है, तो 1 मोल का मास कितना, 4 ग्राम। 2 मोल लेता तो मास कितना, 8 ग्राम। 3 मोल लेता तो 12 ग्राम। 4 मोल लेता तो 16 ग्राम। 5 मोल लेता 20 ग्राम। 6 मोल लेता 24 ग्राम। 7 मोल लेता 28 ग्राम। ये समझ आ रहा है कैसे गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाओ। अभी आपने क्या बताया, 7 मोल में कितना उसका मास आता है, 28 ग्राम। अब मैं आपको बोलता हूं 28 ग्राम हीलियम लेके आया हूं मैं। कितने ग्राम, ये 28 ग्राम सैंपल है उसका मास, तो इसमें कितने मोल होंगे, 7 मोल। और ये 7 कैसे आ रहा है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इधर से अब आपको चलना है। 28 ग्राम आपको मैंने हीलियम का सैंपल दिया, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, कैसे निकला 7। 28 को क्या कर रहे हो तो 7 आ जा रहा है, किससे, 1 मोल एटम के मास से, यानी मोलर मास से। 1 मोल एटम का मास क्या कहलाता है, मोलर मास। और वो कितना है हीलियम का,
4। तो आपने 28 को किससे डिवाइड किया? 4 से। क्या आ गया? 7। 7 क्या है? 7 क्या है? बोलो क्या है 7? नंबर ऑफ एटम। ये लो, क्या है 7? नंबर ऑफ मोल। नहीं आ रहा समझ में? इतनी छोटी सी चीज नहीं हजम कर पा रहे हो? फिर से देखो, 1 मोल हीलियम एटम में कितना मास? 4 ग्राम। ये उसका मोलर मास हो गया। 2 मोल ले लेता हीलियम का एटम तो कितना मास हो जाता है? ये 8 ग्राम। 3 मोल हीलियम का एटम ले लेता कितना हो जाता है? ये 12 ग्राम। 4 मोल हीलियम का एटम ले लेता 16 ग्राम। 5 मोल हीलियम का एटम रख देता तराजू में, उसका मास कितना? 20 ग्राम। 6 मोल रख देता 24 ग्राम। 7 मोल रख दिया कितना ग्राम? 28। तो 28 ग्राम मास आया। इधर कितने मोल रखे हैं हीलियम के एटम के? 7 मोल। 7 मोल ऑफ हीलियम एटम है। समझ आया? एटम काउंटिंग नंबर है, मोल आपका काउंटिंग नंबर है, कंफ्यूज मत होइए। इधर 7 मोल ऑफ हीलियम एटम रखा हुआ है तराजू में, जिसका मास कितना दिखा रहा है दूसरी तरफ? 28 ग्राम। अब मैं इसी चीज को तो उल्टा करके पूछ रहा था आपसे कि 28 ग्राम हीलियम का मैं लेके आया, इतना हीलियम लाया, उसका मास कितना है? 28 ग्राम। तो बताओ इसमें कितने मोल होंगे? 7 मोल ऑफ एटम होंगे। आ रहा समझ? और ये कैसे निकल रहा है? 28 को किससे डिवाइड करने से? 1 मोल के मास से, मोलर मास से। और कितना है मोलर मास? 4। तो 28 को आपने क्या किया? मोलर मास से डिवाइड किया। क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का दूसरा तरीका क्या हो गया? आपको सैंपल का मास दिया है 28 ग्राम, उसको आपको किससे डिवाइड करना है? मोलर मास से। आया समझ? तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, क्या निकालने का? नंबर ऑफ मोल्स। क्या करना है? मास ऑफ सैंपल जो क्वेश्चन में दिए रहेगा, उसको किससे डिवाइड करना है? मोलर मास। ठीक है? नंबर ऑफ मोल को तो मैं n से दिखाता हूं, स्मॉल n से। सैंपल के मास को मैं W से दिखा दे रहा हूं, वेट। ठीक है? ठीक है? और मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। किससे? हाँ, मोलर मास कैपिटल M। तो ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया नंबर ऑफ मोल निकालने का। मास अपॉन मोलर मास कीजिए, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल। और पहले वाला सिचुएशन क्या था? पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पीसीज दिया रहे, उसको किससे डिवाइड करना है? एवोगैड्रो नंबर से। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल। तो जब स्पीसीज दिए रहेंगे, नंबर दिया रहेगा स्पीसीज का, और मोल निकालना रहेगा, तो क्या करना है? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। जब मास दिया रहेगा सैंपल का और नंबर ऑफ मोल निकालना रहेगा, तो क्या करोगे? मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। समझ आया? या नंबर ऑफ मोल आपको पता है और उस स्पीसीज का मोलर मास आपको पता है, तो आप ये बता सकते हो उसका वेट कितना होगा, मास कितना होगा। क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका मास आ जाएगा। तो ये 3 क्वांटिटी, इसमें कोई 2 नोन रहेगी, एक अननोन रहेगा, आप निकाल लोगे। कोई भी एक अननोन रहेगा। समझ रहे हो? मास दिया है, नंबर ऑफ मोल दिया है, मोलर मास निकालना है, तो क्या करोगे? मोलर मास यहाँ, मोल यहाँ, तो मास अपॉन नंबर ऑफ मोल करोगे, मोलर मास आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें इससे बन सकती हैं। बोलो इतना चीज हजम हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से कि नहीं हो गया? तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे? किसकी बात कर रहे थे? किस चीज की बात कर रहे थे? ग्राम एटॉमिक मास की। किसकी बात कर रहे थे? ग्राम एटॉमिक मास। अब हम बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। दूसरा लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं जी अब अपन? अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या एक आध एग्जांपल इसमें ले लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास वाले में ना। क्या क्या देख लिए इसमें हम लोग? हीलियम बना लिए। ओके ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं पहले। ठीक है, फिर हम इस पर आते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, बोलो। हाँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब 1 मोल क्या? एटम। ग्राम एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ 1 मोल एटम। तो ये क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। अब इसमें कितने मोल मॉलिक्यूल हैं? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाता है? मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास ही तो है ना, ये उसी की तो कैटेगरी हम बना रहे हैं। 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब कितने मॉलिक्यूल? इतने मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। और इतने मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालोगे, देखो सेम यहां पर मैं दोहरा रहा हूं, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, ये मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलता है, कैसे निकलेगा। अब आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, 1 मोल, और उसकी गिनती आप जान रहे हो 6.022 24 23, इतने मॉलिक्यूल हैं आपके पास, उसका मास निकालना है। तरीका क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास पता हो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, जितने आपके पास मॉलिक्यूल हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल के मास को मैं एटॉमिक मास तो नहीं बोल सकता ना, ये तो एक एटम के मास को बोलते हैं। 1 मॉलिक्यूल का मास कुछ भी हो सकता है, लेट अस सपोज x AMU, लेकिन रिप्रेजेंट किस में करना है उसके मास को भी, किसके मास को, 1 सिंगल मॉलिक्यूल है ना, तो उसके मास को भी किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में। हम मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल होगा, उसका एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, x, कुछ भी हो सकता है ना, 2 3 4 5 6, एटम का होता तो एटॉमिक मास नंबर बोल देते, लेकिन 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, 3 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, उसका मास कुछ भी आ सकता है। जैसे ओजोन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना, बताइए, पहले ऑक्सीजन का बताइए, बोलिए फिर से, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना, 16, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना, मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2 O2, तो उसका मास कितना, 32। ओजोन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना, ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटम आ जाते हैं, 3 O3, उसका मास कितना, 48। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन का मास कितना, 48, यूनिट क्या, AMU, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, उसको बनाने में 3 एटम लगे ना, एटम जितने भी लगे, लेकिन है तो वो सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिट क्या रहेगी उसकी, AMU। हमने बोल दिया वो कुछ भी क्या है, x आता होगा उसका मास, x AMU। अब AMU को ग्राम में चेंज करने का तरीका तो आप जान रहे हो ना, ठीक है। ये देखो जरा, चेक करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं 1 मोल में, ये तो इतने एटम का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल के मास से इतने एटम को मल्टीप्लाई, आ गया ये 1 मोल एटम का मास। इसको मैंने लिख दिया Na, और ये AMU है, AMU को हम किस में चेंज कर रहे हैं, ग्राम में, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनीथिंग का मास किस में आता है, ग्राम में, AMU में नहीं लिख सकते आप उसको, समझ गए। अच्छा जी, ये कन्वर्जन तो आप यहाँ पे देख चुके हैं, AMU को ग्राम में कैसे लिखते हैं, 1/Na, Na से Na कैंसल, x ग्राम आ गया, x, यानी जो भी एक मॉलिक्यूल का मास आया था AMU में, x, उसी x के सामने क्या लगा देना है, यूनिट आपको, ग्राम, तो वो क्या बन जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा, यानी क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, यानी क्या, मोलर मास बन जाएगा। आया जी समझ कि नहीं आया, बताओ, बताओ, नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा, आया, जोर से बोलो, आया। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे हाइड्रोजन एटम का बताओ, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अब हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास बताओ, बताओ बताओ बताओ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो इसमें आप क्या क्या बता सकते हो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मूला क्या है, H2, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। अब इसमें मैं क्या क्या पूछ रहा हूं, देखो ना, पहला चीज पूछ रहा हूं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, थोड़ा बोलो जाग के, कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, तो बताओ हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना, बोलो, 2, समझ आ रहा है 2 क्यों, एक एटम का मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 AMU, यहां कितने एटम है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, 2, तो उसका मास कितना, 2, यूनिट क्या लिखना है, सिंगल मॉलिक्यूल है इसलिए यूनिट क्या आएगी, हाँ AMU, समझ आया। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास को ही ग्राम में पूछता, किसको, मॉलिक्यूलर मास, यानी एक मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में पूछता, तो आप कितना बताते, बताओ, 2 इंटू क्या, 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होता है, 1.66 10 टू द पावर -24, तो दिस इज 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये किसका मास आया, एक मॉलिक्यूल का मास आया हाइड्रोजन के,
ग्राम में। कितना छोटा है? 10⁻⁻24, यानी 1/1 के आगे कितने जीरो नीचे? 24 जीरो, इतना छोटा है ना। लेकिन अगर मैं इसी को आपसे क्या पूछूं जी, मुझे मोलर मास बताओ, शब्द देखो ना, अब मैं आपसे क्या नहीं पूछ रहा, मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल का मास। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मोलर मास यानी कितने मॉलिक्यूल का मास? Na 1 मोल। और इसी को मॉलिक्यूलर मास ही पूछ रहा हूं, एक मोल लेके, तो इसी को आप क्या बोल सकते हो? क्या पूछ रहा हूं? ग्राम, बोलो, मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ ये कितना कितना आएगा? ये 2 ग्राम। वेरी गुड। कितना आएगा ये? 2 ग्राम। कैसे पता? ये आया था एक मॉलिक्यूल का मास x, और अगर मुझे 1 मोल का मास बताना है तो इसी x के सामने क्या लग जाता है? ग्राम। दिस इज x, इसके आगे ग्राम लगा लीजिए। तो सिर्फ अगर 2 ग्राम लिखा है, कोई 10⁻⁻24 -27 नहीं दिख रहा, तो वो किस चीज का मास होगा? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होगा। समझ आया? 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास होगा, और उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं या सिर्फ मोलर मास बोलते हैं। तो मोलर मास 2 तरीके से रिप्रेजेंट होता है। समझ आया ये? हाँ जी, वाटर का मास बताइए जरा मुझे। वाटर का मास बताओ। ये मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं। बताओ जल्दी से। वाटर के लिए पहला मुझे आप बताओ मॉलिक्यूलर मास, यानी क्या पूछ रहा हूं मैं मॉलिक्यूलर मास में? एक मॉलिक्यूल का मास वाटर के कितना होगा? जोड़ो, ये हम पहले कर चुके हैं। ये हो गया 2 mu और ये 16 mu, कितना हो गया? 18 AMU। लेकिन अगर मैं 18 AMU को ग्राम में पूछता कि एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में बताओ, तो आप क्या करते? 18 मल्टीप्लाइड बाय इतना ग्राम होता, -24 ग्राम। समझ आ रहा? लेकिन मैं आपसे मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं वाटर का मोलर मास बताओ या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ। इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं? कितने मॉलिक्यूल का मास? 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल का मास, उसको मैं क्या बोलूंगा? मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ आ रहा है? और ये कितना होगा? 18 ग्राम। आया समझिए? बोलो, बन जाएगा ना? तो देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उसके मास और उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बनाते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले हम हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H लिखना है कि H2 लिखना है? H2। ठीक है, तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 AMU। लेकिन अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछूं तो ये कितना बनेगा? 2 ग्राम। समझ आ रहा है ना? 2 ग्राम लिख देने का मतलब क्या? कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें? कितने? 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब कितने? 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल जब आए होंगे हाइड्रोजन के, तब उसका मास क्या बना होगा? 2 ग्राम। और एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन के H2, उसका मास कितना? 2 AMU। अंतर समझ आ रहा है? ठीक, ये मास नंबर है, ये मास नंबर है, सिर्फ यूनिट चेंज कर देनी है। AMU से ग्राम हो गया तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास बन गया वो, और ग्राम से AMU हो गया तो एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास बन गया वो। ठीक है जी, तरीका समझ आया? ओके, इसके बाद देखो ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन एटम का मास कितना? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास बताओ। एक ऑक्सीजन का मास कितना? 16। यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं? 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, तो मास कितना हो गया? हाँ जी, तो 1 सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32। और यूनिट क्या आएगी? AMU। लेकिन अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रख दूं तराजू में, Na मॉलिक्यूल, तो उसका मास कितना? 32 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से ओजोन ले लिए, O3। ओजोन का मास बताओ, मॉलिक्यूलर मास, 1 सिंगल मॉलिक्यूल का मास कितना? 48 यूनिट AMU। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, सिंगल मॉलिक्यूल। और ऐसे में कितने मॉलिक्यूल ले आऊं? Na 6.022 10⁻23, इतने सारे रख दूं ओजोन के, तो फिर उसका मास कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। और 48 ग्राम क्या है इसका? मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे वाटर पूछूं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना?
अभी आपने निकाला, और इसका मोलर मास कितना, 18 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं H2SO4 का पूछूं, बताओ, अब ये नहीं बोलोगे कि ऑक्सीजन के 2 होते हैं मॉलिक्यूल, तो O2 का 32 क्यों नहीं लिखे? यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम काउंट करोगे आप? 4। बताओ, दिस इज वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो इसका मास कितना, मॉलिक्यूलर मास? एक मॉलिक्यूल में जितने एटम आते हैं सबका मास आप AMU में जोड़ो ना, इसके कितने हो गए? 2 AMU। सल्फर का 32, कितने हो गए? 34 AMU। 2 और 32 34, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ 4 है, तो कितने हो गए? 64। तो 64 और 34 जोड़िए, 64 और 34 98 AMU होगा एक मॉलिक्यूल का मास 98। तो अगर मैं 1 मोल ले आऊं H2SO4 के मॉलिक्यूल, तो उसका मोलर मास कितना? 98 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, वन सिंगल मॉलिक्यूल का मास 44, और मॉलिक्यूलर मास या सॉरी मोलर मास, 1 मोल एटम का मास, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास ये। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको, कि नहीं आया है? आया है। फिर से देखो, अभी हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था, हम मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU, लेकिन अगर मैं मोलर मास पूछूं तो कितना? 18 ग्राम, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछूं तो कितना? 18 ग्राम। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास को, एक सिंगल मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, तो वही क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, हाँ, किसको? हाँ, दिस इज, ये वही तो है, मॉलिक्यूलर मास ही तो है ये। ना ना ना, ये तो सिंगल मॉलिक्यूल का मास है ना। तो अरे तो सिंगल मॉलिक्यूल को ही तो मैं ग्राम में दिखा रहा हूं, उसकी एक्चुअल औकात दिखा रहे हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल ग्राम में एक्चुअल में कितना होता है, वो इतना हो गया, समझे ना। लेकिन उसके साथ लगा क्या है, ये बता देता है कि ये सबसे छोटा एक सिंगल पीस का मास है, समझ गए। और यहाँ वो चीज़ नहीं लगी रहती, यहाँ भी लगा होता तो क्या होता, एक मॉलिक्यूल का मास। अब हम कितने सारे मॉलिक्यूल ले आए, Na, इसलिए ये बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत छोटा है। 10⁻⁻24 का मतलब है 1/10 के आगे 24 जीरो। तो इतने बड़े नंबर से 18 इंटू इसको डिवाइड करो, बहुत छोटा बन गया कि नहीं? 0.000000 चला जाएगा 23-24, उसके बाद कहीं कुछ नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन ये तो ग्राम है, सीधे सीधे 18 ग्राम, कोई 10 का पावर नहीं इसमें माइनस में। आया समझ ये बात कि नहीं आया जी, बताओ? आया। इसको ग्राम लगा है तो ग्राम देख के नहीं बोल देना है कि ये क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हो गया, नहीं, है ना। साथ में ये भी देखना आपको इसको, ठीक बात। ये मैंने एक तरीका बताया कि इसको आप ग्राम में भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 AMU एक्चुअल में कितने मास को बोलते थे अपन? हाइड्रोजन के मास को, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1.66 10⁻⁻24। तो जब आप कोई एटम उससे 4 गुना भारी होगा, ये उससे 18 गुना भारी है। एक हाइड्रोजन एटम के मास से वाटर का मॉलिक्यूल कितने गुना भारी है? 18 गुना, तभी तो ये 18 AMU है। तो बताओ ये कितना होगा? तो भैया एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1.66 10⁻24 तो उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो वाटर का मास आ जाएगा ग्राम में। तो एक्चुअल में वो हो जाएगा, वो एक्चुअल एटॉमिक मास होगा, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ 18 बोलते हैं, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। वाटर के कंपैरिजन में AMU यूनिट यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? हाँ जी। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा था, देखो वाटर को देखो, इसका मोलर मास कितना है? 18 ग्राम, यानी ये कितने मोल का मास है? 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास है, 1 मोल का, है ना। अब मैं आपसे बोलूं 2 मोल ले आओ, तो उसमें कितना मास होगा उसका? 2 मोल का 36। 3 मोल ले आओ 54। 4 मोल ले आओ 72। टेबल नहीं आता ना आपको? अच्छा, इससे आगे नहीं जाएंगे ना, क्योंकि मुझे भी नहीं आता, ठीक है। 4 मोल इधर मैं वाटर का मॉलिक्यूल रखता हूँ, कितने मॉलिक्यूल? 4 मोल। एक मोल में 6.022 10⁻23 होते हैं। 4 मोल रखा, उसका मास कितना? 72 ग्राम 72। इसी चीज को उल्टा करके पूछूं, लो भैया मैं पानी कितना लेके आया हूं? 72 ग्राम, बताओ इसमें कैठो मोल होंगे? क्या करना है? 72 डिवाइडेड बाय, बोलिए 18,
यानी क्या है, मास दिया था, आपने डिवाइड किससे किया, मोलर मास से, क्या आ गया 4 नंबर ऑफ मोल। तो वही फॉर्मूला बन गया जो अभी हम इससे पहले बना रहे थे। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करना है, मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ठीक है, ये वही दूसरा फॉर्मूला है। अभी एटम ग्राम एटॉमिक मास में हम डिस्कस कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास में भी वही फॉर्मूला चलता है। ठीक बात कि नहीं, बोलिए। तो पहला फॉर्मूला क्या बना था, नंबर ऑफ स्पीसीज दी हुई हो और नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्पीसीज को, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। मास दिया हो किसी सैंपल का, चाहे ग्राम एटॉमिक मास दिया हो चाहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मोलर मास सॉरी मास ऑफ द सैंपल अगर ग्राम में दिया हुआ है, चाहे एटम का मास दिया हो चाहे मॉलिक्यूल का मास दिया हो, और आपसे नंबर ऑफ मोल पूछे तो क्या करना है, सैंपल के मास को मोलर मास से डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। चाहे एटम का दिया हो चाहे मॉलिक्यूल का दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूं इस पर, उसको थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी बताओ। एग्जाम्पल देखो, हम आपको सैंपल दे रहे हैं 96 ग्राम ऑफ ओजोन सैंपल है। कितने, मैं एक सैंपल दे रहा हूं जिसका मास क्या है 96 ग्राम, और ये क्या चीज़ है, एक से ज़्यादा एटम है ना, यानी ये क्या है मॉलिक्यूल। तो मैं आपको ओजोन के मॉलिक्यूल का क्या बता रहा हूँ, मास 96 ग्राम ओजोन मॉलिक्यूल है। अब मैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता हूँ, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स बताइए। क्या तरीका है नंबर ऑफ मोल बताने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना, मोलर मास ऑफ ओजोन कितना, जल्दी से निकालो फटाक से, ओजोन का मोलर मास कितना, 16 16 16 कितना हुआ 48। ये कितना आया ये, हद है, डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, कितना आया, टेबल ही तो चल रहा है ना, 48 2 जा 96। ठीक है, ओके। तो 96 ग्राम ओजोन के सैंपल में कितने नंबर ऑफ मोल हुए, कितने, ठीक है इतना हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं मॉलिक्यूल कितने होंगे बताओ, मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें, 2 मॉलिक्यूल, 2 मोल है भैया, और 1 मोल में कितने स्पीसीज होते हैं, 1 मोल में कैटो मॉलिक्यूल, कैटो एटम, कैटो मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल में, है Na, और ये कितने मोल है 2, तो कितने मॉलिक्यूल हुए 2 Na। बोलो 2 Na होंगे कि नहीं होंगे, पक्का पक्का, हाँ 2 Na हुए, यानी कितना 2 इंटू इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, वो हम अभी नहीं कर रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड ना, वो आपका काम है। अच्छा जी, अब मैं आपसे इसमें पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ एटम बताओ, कितने एटम होंगे, इतने ग्राम, नज़र यहाँ रहनी है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 96 ग्राम ओजोन में कितने मॉलिक्यूल होंगे, पहला क्वेश्चन पूछा 96 ग्राम ओजोन में कितने मोल होंगे, 2 मोल। 96 ग्राम ओजोन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने 2 Na। 96 ग्राम ओजोन में कितने एटम होंगे, तो देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन में कितने एटम होते हैं, 3। आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं ओजोन के, 2 Na। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 2 Na मॉलिक्यूल में 3 इंटू 2 Na यानी 6 Na, यानी इतने एटम। आया समझिए, आ रहा है नहीं आ रहा, अरे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, ओजोन को बनाने के लिए कितने एटम लगते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं। आपके पास कैठो मॉलिक्यूल है ओजोन के, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम, मल्टीप्लाइड बाय 3। नहीं आया समझ में, अब आ गया, यूनिटरी मेथड है यार, वही यूनिटरी मेथड, एक का पता है तो जितने का पूछोगे उतने का बता देंगे। तो ठीक है, ये बन गया
बोलो, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ब्रांडेड कर रहा हूं ना। 28 ग्राम ऑफ N-3 आयन ले रहा हूं ना मैं, नाइट्रोजन का आयन N-3 सैंपल, और नाइट्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास ना 14। ओके, ये -3 का मतलब क्या होता है? आयन कैसे बनता है? माइनस क्या बताता है, प्लस क्या बताता है? जैसे सोडियम के ऊपर +1 आता है, +1 का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो +1 आ गया। क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, इसका क्या मतलब होता है? एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए -1 होगा। -3 है, इसका क्या मतलब होगा बताओ? -3 का मतलब क्या? 3 इलेक्ट्रॉन आ गया होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आया होता, इसका एटॉमिक नंबर कितना था? एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 7 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 14, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए पावर क्या हो गया? चार्ज क्या आ गया? -3, ठीक है। ऐसे मत देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। बड़ी चीजें लग रही हैं क्या? छोटी सी चीज है, ठीक। पहला क्वेश्चन, चलो भैया नंबर ऑफ मोल बताओ। एन से दिखा सकता हूँ ना नंबर ऑफ मोल को मैं, स्मॉल एन से निकालने क्या तरीका, क्या दिया है क्वेश्चन में? मास। तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल? गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो जी, गिवन मास कितना है? 28। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन? मोलर मास, मोलर मास मोलर मास कितना होगा? 14 ग्राम। क्वेश्चन ने आपको मोलर मास 14 बोला है। मोलर मास तो 28 होगा ना नाइट्रोजन का, बोलो। क्वेश्चन में उन्होंने मोलर मास कितना लिखा है? 14। तो मैं क्या करूंगा? मोलर मास 14 ही लेके बनाऊंगा, अदरवाइज मोलर मास कितना हो जाएगा? नहीं, ठीक है, मोलर मास 14 ही होता है ना उसका। 14 की 28 कितना होता है? 14, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। मोलर मास इज 14, तो 28/14 कितना आया? 2। कितने मोल हो गए जी इसमें? 28 ग्राम N-3 आयन में कितने मोल हो गए? 2 मोल, ठीक। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं कि नंबर ऑफ आयन बताओ, क्योंकि एटम नहीं है ना, आयन है। नंबर ऑफ क्या पूछ रहा हूं? आयन्स बताओ। कैसे बताओगे नंबर ऑफ आयन्स? कंफ्यूज नहीं हो भैया, नंबर पूछ रहा हूं, आपको मोल पता है। एक मोल में कैटो एंटिटीज होती हैं, कोई भी चीज ना, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी पूछे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। 1 मोल में कितने होते हैं? Na। तो यहाँ कितने मोल हैं जी आपके पास? ये 2 मोल। तो 2 मोल में कैटो आयन होंगे, 1 मोल में Na, 2 मोल में 2Na, तो 2Na आयन होंगे। ये 2 × 6.022 10⁻23 आयन बनता है, ठीक है। आ रहा समझ? हो गया आयन? हाँ जी, टोटल चार्ज पूछ रहा हूं आपसे मैं। टोटल चार्ज बताओ। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कैसे निकालोगे इतने ग्राम सैंपल में? टोटल चार्ज, जैसे टोटल मास नहीं निकालते हो, टोटल मास निकालने के लिए क्या करते हो? आपको क्या पता होना चाहिए? कैटो एटम है और एक एटम का मास पता होना चाहिए। तो अगर टोटल चार्ज निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? एक एटम पर, एक आयन पर कितना चार्ज है, एक आयन का चार्ज, और क्या पता होना चाहिए? टोटल कैटो आयन है। नहीं समझे? जैसे आपको 1 मोल एटम का मास निकालना था, तो 1 मोल एटम का मास कैसे निकलेगा? एक एटम का मास पता होना चाहिए, और कैटो एटम का मास निकाल रहे हो, 1 मोल यानी कैटो Na। तो अगर आपको Na एटम का मास निकालना है तो कैसे निकालोगे? एक एटम के मास से Na को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो टोटल चार्ज निकालना है तो कैसे निकालोगे? एक आयन का चार्ज पता होना चाहिए, और जितने आयन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा, है ना। एक आयन में कितना चार्ज है? हाँ, -3 का मतलब क्या? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आए ना, तो 3e का चार्ज है। इसको एक्चुअल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ना, N-3 है, इसका मतलब है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज
ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आया समझ। 3 माइनस साइन क्या बताता है, 3 इलेक्ट्रॉन आए, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना होता है। अभी आप उसको माइंड मत कीजिए, आप क्लास 12 में चल के डिटेल से पढ़ेंगे। वो हो गया, ये यहाँ तक समझ आया। हाँ जी, अब बताओ मुझे टोटल चार्ज निकालना है कि 28 ग्राम अगर मैं N-3 आयन का सैंपल ले रहा हूँ, उसमें टोटल कितना चार्ज होगा 28 ग्राम में, जो भी सैंपल है उसका टोटल चार्ज। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसके एक आयन में कितना चार्ज है। एक आयन में कितना चार्ज दिख रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं 28 ग्राम सैंपल में, टोटल नंबर ऑफ आयन, टोटल नंबर ऑफ आयन इतने। तो कितना चार्ज होगा, इसको कैसे निकालना है, टोटल चार्ज कितने नंबर ऑफ आयन है और मल्टीप्लाई चार्ज ऑन 1 आयन। एक आयन पर कितना चार्ज है, आ रहा है समझ। एक आयन के चार्ज को जितने आयन उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आयन का चार्ज नहीं बन गया। बोलो, ये नहीं आ रहा समझ। अरे मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं तुमको। 1 मोल एटम का मास निकालना है, यानी कितने एटम का मास निकालना है, Na एटम का, यानी कितने एटम का मास निकालना है, इतने एटम का। तो कैसे निकालोगे, इतने एटम का मास कैसे निकलेगा, आपको क्या पता होना चाहिए, एक एटम का मास। तो आपको एक एटम का मास पता है कितना, एक एटम का मास क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर AMU, है ना। अब आपको एक एटम का मास पता है, अब आपको इतने एटम का मास निकालना है। मैं आपको और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज एक एटम का मास है 4, कितना, और मैं आपसे 10 एटम का मास पूछ रहा हूं। दस एटम का मास बताओ मेरे को, और एक एटम का मास कितना है 4, तो 10 एटम का मास कितना हुआ, ये कैसे बताए। एक एटम का मास तुमको पता है और कितने का पूछ रहा हूं, 10 का, तो कितना आ गया, ये निकल गया 10 एटम का मास। एक एटम का मास A है, Na एटम का मास पूछ रहा हूं। एक एटम के मास से क्या किए, नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन गया तुम्हारा टोटल मास। टोटल चार्ज पूछ रहा हूं, तो क्या पता होना चाहिए, एक चार्ज का एक आयन पर कितना चार्ज है और टोटल क्या आयन है, मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आयन का चार्ज ही निकल गया। नहीं आया, अभी भी आ गया, बच्चों जैसे समझाना पड़ता है। बताओ एक आयन पर कितना चार्ज, एक आयन पर कितना चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने आयन है टोटल, कितने आयन है, 2Na, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय Na क्या है 6.00022 10⁻23, दिस इज 3, एक इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज। मल्टीप्लाई डिवाइड हमको नहीं करना है, हम सिर्फ प्रिंसिपल समझ रहे हैं। हो गया, बन गया, ये चीज समझ आया, कितना चार्ज आएगा बोलो। तो मास पूछे, एटम पूछे, हमेशा ऐसे ही निकालना है। एक का पता हो, उसमें जितने नंबर आ रहे हैं एटम के, मॉलिक्यूल के, चार्ज के, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। अब इसी में और थोड़ा सा मैं इसी में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे ना। तीन हो गए ना, ये तीसरा, चौथा लो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। इसमें टोटल इतने 28 ग्राम N-3 आयन सैंपल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देखना है, एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कितना होता है, 7 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो नॉर्मल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका मतलब है नॉर्मल नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। -3 चार्ज लग गया, मतलब कितने और आ गए इलेक्ट्रॉन, 3 और आ गए। तो N-3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। किस में, एक आयन में, सिंगल आयन ऑफ नाइट्रोजन -3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। और यहाँ कितने आयन है, एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितने आयन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैसे निकाल रहे हैं ना।
एक आयन में चेक कर लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ एक आयन में कितने, बोलो, फॉर्मूला लिखूं ऐसे, नंबर ऑफ आयन्स और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बताओ, इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन आयन। एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10, और कितने आयन हैं, नंबर ऑफ आयन, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने आयन है जी, 2Na, और एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन, 10, तो ये कितना हो गया, 20Na। आगे तो कर सकते हो ना 6.00 मल्टीप्लाई करके, बोलो कर सकते हो ना। हाँ, एक लास्ट इसमें और पूछ लेता हूं आपसे मैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। प्रोटॉन कैसे, देखिए एटॉमिक नंबर कितना बताया था मैंने, 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, -3 चार्ज हो गया, मतलब कौन आया, इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आए, प्रोटॉन के नंबर में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो एक आयन में अभी भी कितने प्रोटॉन हैं, 7, और हैं कितने आयन, तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट लिख दूं, और ये कितना 7, ठीक है, एक आयन में 7 प्रोटॉन, और टोटल आयन कितने 2Na, तो ये हो गया 14Na। ये आपका आंसर। देखो किस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं मूल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो हो गया ये एक छोटी सी चीज, गैस को हम इन्वॉल्व करते हैं और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। एक्सप्लेन किया था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस को, सेम वही चीज यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एवोगैड्रो का कहना ये है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर ना बदलें, ठीक है, और कोई भी गैस लें, ऐसी गैस जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो, सेम हो, तो वो गैस इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, सेम जगह ऑक्यूपाई करता है स्पेस में, ठीक है। पढ़ के देखिए, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ए गैस विल ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम, कब, इफ दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसी चीज को बर्जीलियस ने क्या बोला था, इक्वल नंबर ऑफ एटम, एटम को मिटा के मॉलिक्यूल किया था एवोगैड्रो ने, याद आया, हाइपोथेसिस हमने डिटेल से पढ़ा है। ओके, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं सेम नंबर वाले मॉलिक्यूल्स वाले गैस लेके आऊं अलग अलग, समझ आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए हर गैस में, सेम, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर एक जैसे मॉलिक्यूल वाले मैं बहुत सारे गैस लेके आऊं तो वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, सेम। हाँ, शर्त यह है कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो ना बदले। समझ आया या नहीं आया। जैसे मैं हाइड्रोजन गैस लेके आया, उसमें मॉलिक्यूल हैं 1 लाख, कितने, 1 लाख मॉलिक्यूल हैं, और मैं ऑक्सीजन गैस ले आया, उसमें भी 1 लाख मॉलिक्यूल हैं, और ना टेम्परेचर बदला ना प्रेशर बदला। तो जितना जगह ये हाइड्रोजन गैस घेरेगी, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जितना वॉल्यूम घेरेगी, उतना ही वॉल्यूम कौन घेरेगा, ऑक्सीजन गैस भी घेरेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल और इसके अंदर मॉलिक्यूल दोनों कैसे हैं, सेम, 1 लाख 1 लाख। तो 1 लाख मॉलिक्यूल वाली हाइड्रोजन गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जितना स्पेस घेरती है, उतना ही 1 लाख मॉलिक्यूल वाला ऑक्सीजन गैस भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम कर दूं किसी गैस का, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, बशर्ते टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। ये चीज समझ आया, दिस इज एवोगैड्रो लॉ। और इसमें इसी चीज को दूसरे तरीके से हम आपको बता सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा इसको ये समझो ना, ये क्यों बनाया एवोगैड्रो ने, कहां से बनाया। आपने एक रिलेशन पढ़ा है गैस कांस्टेंट, PV = nRT, पढ़े हैं जूनियर क्लास में, पढ़े हैं ये कि नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े। हाँ, तो आगे पढ़ोगे, क्लास 11th में आएगा स्टेट ऑफ मैटर में ये आगे डिटेल से। तो देखो उसने क्या बोला, टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर देना है, सेम कांस्टेंट कर देना। तो प्रेशर को और टेम्परेचर को उसने क्या कर दिया, कांस्टेंट, ये तो बदल ही नहीं रहा। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, कहीं भी चले जाओ आप, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एक वैल्यू होती है इसकी 8 पॉइंट समथिंग, वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक आएगा तो, ठीक। तो प्रेशर और टेम्परेचर तो हम बदलने नहीं दे रहे, ये कांस्टेंट हो गया। R पहले से कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और उसने क्या बोला कि मैं क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रख रहा हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम होगा दो अलग अलग गैस में, तो उसके नंबर ऑफ मोल भी तो सेम हो जाएंगे ना, नहीं समझे। अगर पहले वाले गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 6.022 10⁻23, तो दूसरे वाले गैस में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, 6.022 10⁻23। और जब दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे तो दोनों के नंबर ऑफ मोल भी बराबर होंगे।
समझ आया? ये होता है नंबर ऑफ मोल। तो अगर मॉलिक्यूल सेम हो गए तो नंबर ऑफ मोल भी क्या हो गया? सेम या कांस्टेंट। ठीक है, हो गया मोल कांस्टेंट, बचा कौन सा चीज? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा। जब सारी चीजें कांस्टेंट हो रही हैं, फिक्स हो रही हैं, प्रेशर भी फिक्स हो गया, टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, उसको बदलना नहीं है, कांस्टेंट है ना। आर पहले से कांस्टेंट है, ठीक। अब उसने सिर्फ ये दो चीज बची थी, तो उसने बोला कि अगर मैं मोल भी कांस्टेंट कर दूं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यही चीज तो बोली उसने अपने लॉ में। आया ये बात समझ के? नहीं आया? तो उसने इससे लॉ बनाया, हमारा जो PV = nRT गैस इक्वेशन है उससे बनाया, आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, आया कुछ कुछ बात समझ? और इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हैं, देखो ना, अदर लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं? 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैज 22.4 लीटर वॉल्यूम at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये समझ आया? 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसने नाप के बताया। समझ आया? पहले तो बात ये हुई कि अगर हम नंबर ऑफ मोल बराबर कर दें, मॉलिक्यूल बराबर करना यानी मोल बराबर करना, किसी भी दो गैस के नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएं तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। अब उन्होंने देखा कि अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल लें किसी गैस के, वो कितना स्पेस घेरता है? 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना। तो अब 1 मोल कोई भी गैस लेके आओगे, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतना ही रहेगा ना, 6.022 10^23। कोई भी गैस ले आओ 1 मोल, उसके अंदर मॉलिक्यूल कितना रहेगा? 6.022 10^23। तो वो स्पेस भी कितना घेरेगा? जितना ये घेर रहा था पहला वाला, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था। समझ आया? तो 1 मोल कोई भी गैस उठाइए, वो हमेशा कितना वॉल्यूम घेरेगी? 22.4 लीटर। समझ आया? ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जितनी भी गैस लेके देखे सेम टेम्परेचर प्रेशर पर, हमेशा 1 मोल गैस इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता था। तो इसको आपको याद रखना है, 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? वो 22.4 लीटर एट STP। STP का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसको समझो, व्हाट इज STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना होता है? किस टेम्परेचर किस प्रेशर को स्टैंडर्ड मानते हैं? तो पुराना हमारा जो कन्वेंशन चलता था, ओल्ड कन्वेंशन, उसमें हम लोग प्रेशर को लेते थे 1 ATM। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर कितना होता था? स्टैंडर्ड 1। टेम्परेचर होता था 0 डिग्री सेल्सियस। ये पुराना कन्वेंशन हो गया। समझ आया? और अभी आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है स्टैंडर्ड, न्यू कन्वेंशन बोल लो, IUPAC के हिसाब से, उसमें ना हम लोग प्रेशर जो है आपका, प्रेशर लेते हैं 1 बार। कितना? स्टैंडर्ड क्या है प्रेशर का? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जब भी बोलेंगे यानी प्रेशर कितना? 1 बार। यूनिट क्या हो गई? बार। जब से SI सिस्टम बना ना, SI सिस्टम में प्रेशर की यूनिट क्या यूज करते हैं हम लोग? बार। और टेम्परेचर, टेम्परेचर का SI यूनिट, टेम्परेचर क्या होता है यूनिट? केल्विन। और ये होता है 273.16 केल्विन, जो कि एज गुड एज कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? तो ये जब IUPAC आया, स्टैंडर्ड हमने बनाया, तो नए कन्वेंशन में हमने प्रेशर और टेम्परेचर की यूनिट उतनी रख ली पुराने कन्वेंशन में, लेकिन काम न्यूमेरिकल में हम लोग इसी से करते हैं, पुराने वाले से। तो जितने भी न्यूमेरिकल हम बनाएंगे आगे ना 5वें चैप्टर के, और जहां जहां ये आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? जो भी सी लेवल के ऊपर हवा का दबाव रहता है उसको ATM बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक बात? हाँ, और इसका थोड़ा सा कन्वर्जन देखो। 1 बार ये होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, पास्कल। ये सारी चीजें फिजिक्स में हमने नोट की हुई है ना। 1 बार = 10⁵ पास्कल, और 1 ATM अगर बोलें, थोड़ा सा अंतर रहता है,
1 एटीएम होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल बोल सकते हो। तो 1 बार कितना होता है 1 इंटू 10 टू द पावर 5, और 1 एटीएम कितना होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। आ रहा समझिए, ठीक। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। काम हम इसी पे करते हैं अभी न्यूमेरिकल्स में, लेकिन जब एसआई सिस्टम की बात आती है तो इसमें काम करना पड़ता है हमको। हो गया, ये हो गया ना। हाँ बताओ, अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस लूं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ। 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। हाँ जी, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ले लूं, या यहाँ हीलियम गैस ले लेता हूँ, सॉरी हाइड्रोजन नहीं लेता, हीलियम ले लेता हूँ, हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, ओके। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ ओजोन गैस अगर मैं ले लूं, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 1 मोल ओजोन गैस। हाँ समझ रहे हो ना, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, ये एसटीपी। समझ आया। टेम्परेचर प्रेशर अगर बदला तो फिर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। 1 मोल आप लेके आओगे पहला मटेरियल, दूसरे को भी 1 मोल लेके आओगे, देखोगे दोनों का वॉल्यूम बदल जाएगा अगर टेम्परेचर प्रेशर कोई भी चेंज हो गया तो। समझ आया ये आया या नहीं आया। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग हैज कंटेन कितना वॉल्यूम 22.4 वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। क्यों मोलर वॉल्यूम बोल रहे हैं, क्योंकि ये कितने मोल का वॉल्यूम है, इसमें कितने मोल मॉलिक्यूल आ रहे हैं 1 मोल, और 1 मोल कुछ भी होता है उसको क्या बोलते हैं मोलर। जैसे 1 मोल एटम का मास क्या कहलाता था मोलर मास, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास मोलर मास, इसी तरह 1 मोल गैस के एटम का वॉल्यूम क्या मोलर वॉल्यूम। आया समझ में, आया, ओके। कोई भी गैस मैं लाता हूं 22.4 लीटर, इसका मतलब है उसमें कितने मोल होंगे उसके एटम के 1 मोल। अगर मैं ले लूं 44.8 लीटर गैस तो उसमें कितने होंगे 2 मोल, है ना। और अगर मैं ले लूं 67.2 लीटर गैस, उसमें कितने मोल होंगे कितने होंगे 3। अरे भाई मल्टीप्लाई करो ना, 22.4 इंटू 2 कितना हुआ 44.8, 22.4 इंटू 3 67.2 लीटर। तो अगर मैं 67.2 लीटर कोई गैस लेके आया तो उसमें कैठो मॉलिक्यूल होंगे उसके एटम के 3 मोल। मोल में बताओ ना 3 मोल होंगे, कितने मोल होंगे एटम उसमें 3 मोल। ये कैसे निकाल रहे हो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इतना वॉल्यूम गैस में लेके आया 67.2 लीटर, बताओ इसमें कितने मोल होंगे, और आप क्या कर रहे हो उसको किससे डिवाइड कर रहे हो 22.4 यानी मोलर वॉल्यूम से। तो गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से जब भी डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल। तो ये तीसरा फॉर्मूला हमारा बन गया नंबर ऑफ मोल निकालने का। क्या करना है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। लेकिन गिवन वॉल्यूम किस में होना चाहिए बताओ, लीटर में, और कहां STP पे, ठीक है। वॉल्यूम किस में होना चाहिए लीटर में, किसी और में दिया मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा लीटर में, और चेंज करने के लिए पुराना नॉलेज आपका यूज होगा, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या बन गया, वॉल्यूम इज व्हाट, क्या लिख दें वॉल्यूम को V गिवन वॉल्यूम लीटर में, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ये भी किस में होना चाहिए इन लीटर एट STP। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया तीसरा फॉर्मूला। तो मेरे पास मोल निकालने के कितने फॉर्मूले बन गए, थोड़ा सा ऑर्डर लिखो, क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल। पहला फॉर्मूला क्या बनाए थे, नंबर ऑफ स्पीसीज दी हो तो किससे डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से, क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल। दूसरा फॉर्मूला क्या बनाए, मास दिया हो मोलर मास से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा
नंबर ऑफ मोल। तीसरा फॉर्मूला क्या बनाए, गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। तो ये 3 फॉर्मूले दिखे आपको, तीनों को आपस में रिलेट कर लो, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया, आ गया। तो 1 2 3 4 4 क्वांटिटी दिखी, ये भी तो सब आपस में बराबर ना हो गए। अगर 1 2 3 4 4 क्वांटिटी है तो कोई भी 3 देगा, एक पूछेगा, बना लोगे कि नहीं बना पाओगे, कैसे बनाओगे। जैसे उसने बता दिया इतने सारे स्पीसीज हैं हाइड्रोजन एटम के, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर तो तुम जानते ही हो, और हाइड्रोजन का मोलर मास भी जानते हो, तो बताओ उसका मास कितना होगा, कैसे निकालोगे। इतने सारे नंबर दे दिया हाइड्रोजन एटम के, मास बताओ उसका कितना होगा। तो क्या करोगे, इतने सारे एटम जो नंबर ऑफ स्पीसीज देगा वो एवोगाड्रो से डिवाइड करे, मास अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन तो जानते ही हो। तो इन चारों को रखोगे, अननोन कौन है ये, सबको इधर भेजोगे। ये इक्वेशन ना है, ये चारों को देखो ना, सॉल्व हो जाएगा, W आ जाएगा। आया समझिए, ये बन जाएगा। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद क्लोज करते हैं। ए गैस सैंपल ऑफ हीलियम, ऑक्सीजन, ओजोन आर टेकन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तीनों को हम तीनों गैस ले रहे हैं, कब, STP पर, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, ना टेम्परेचर बदल रहा ना प्रेशर बदल रहा। तीनों गैस हम लेके आए, कितना कितना, सपोज 1 मोल लेके आए, 1 मोल, 1 मोल सैंपल ऑफ दिस, ठीक है। समझ आया। तो पहला क्वेश्चन इसमें मैं आपसे पूछता हूं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम बताओ इनका क्या होगा। याद करो एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, क्या बोलता है एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है, याद करो। वॉल्यूम का क्या होगा। हाँ, अगर मैं देखो हीलियम भी मैं कितना ले रहा हूँ, 1 मोल, ऑक्सीजन भी मैं कितना ले रहा हूँ, 1 मोल, ओजोन भी मैं कितना ले रहा हूँ, 1 मोल। तो तीनों का मैंने मोल बराबर कर दिया, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर कर दिया। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर हो जाता है तो वॉल्यूम का क्या होता है, सेम हो जाता है ना। तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर, 1 मोल है तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4। ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो तीनों का वॉल्यूम कितना हो गया, 22.4, 22.4, 22.4, सेम नंबर। तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ 1:1:1:1। आया समझ कि नहीं आया, एक गुना एक गुना एक गुना, सब तो एक ही बराबर है। हाँ, तो क्या हो गया, उसका रिप्रेजेंटेशन ही वही है। He2 नहीं लिखते ना, उसको He ही लिखते हैं, समझे। हाइड्रोजन को H2 लिख के दिखाते हैं, हीलियम को वैसे ही दिखाते हैं, ठीक बात। ये हो गया, वॉल्यूम का रेशियो समझ आया। दूसरा मैं आपसे पूछता हूं, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। मॉलिक्यूल का रेशियो कैसा होगा, बोलो बोलो जल्दी से। मॉलिक्यूल का रेशियो कैसा रहेगा, तीनों में कितना लेके आया हूं, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, यानी तीनों का वॉल्यूम कितना, 22.4 22.4 22.4 लीटर। तो तीनों के अंदर मॉलिक्यूल कैसे होंगे, जब मोल सेम है तो क्या सेम होगा, मॉलिक्यूल। वॉल्यूम सेम है ना तीनों का, जब वॉल्यूम सेम होता है तो क्यों सेम होता है, क्योंकि क्या सेम था, मॉलिक्यूल। तो तीनों के अंदर के मॉलिक्यूल भी कैसे होंगे, बराबर बराबर बराबर। तो इनका रेशियो भी क्या आ जाएगा, 1:1:1। तीसरा क्वेश्चन, आप इसमें मुझे एटम का रेशियो बताओ, क्या एटम बराबर होंगे, बोलिए, एटम बराबर होंगे। यही बात तो बर्जीलियस ने की थी ना, जो फेल हो गई थी, फिर एवोगाड्रो ने करेक्ट किया, मॉलिक्यूल बराबर होते हैं सेम वॉल्यूम ऑफ गैस में। तो एटम का रेशियो क्या होगा, इसमें 1 गुना एटम होगा, Na एटम, तो इसमें 2Na होगा क्योंकि 2 है, इसमें 3Na होगा। तो एटम का रेशियो क्या हो गया, 1:2:3। बोलो, ये चीज समझे या नहीं समझे, समझे। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको 98 ग्राम ओजोन सैंपल दे दूं, कितना, 98 ग्राम ओजोन सैंपल, और इसमें मैं आपसे नंबर ऑफ मोल पूछूं तो कितना होगा बताओ। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल क्या दिया है, मास, तो कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ ओजोन इज
48, ये कितना हो गया, ये 96 करो इसको ना, नहीं तो फिर पॉइंट में आएगा 96, नहीं तो डेसिमल में आंसर आएगा फिर। ओके 2 मोल आया, कितने मोल, 2 मोल्स, ठीक है। ओके ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं पहले ही, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ इतना, देखना ना 48.4 लीटर ओजोन सैंपल, लो इसको हम चेंज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये पहले बना चुके थे। ओके यहाँ पर हम सैंपल ले रहे हैं 48.4 लीटर ओजोन सैंपल। हाँ जी चलिए शुरू करिए, बताइए नंबर ऑफ मोल। पहला कैसे निकालोगे, ये क्या दिया है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दिया हो और मोल पूछे तो कैसे निकालते हैं, क्या करना है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4, तो ये आपका हो गया दिस एंड 22/4, कितना आएगा ये, या बराबर करते हैं 44.8 कर लो, क्योंकि डेसिमल वाले नंबर ना आए आपका, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं ना अभी, आपकी सहूलत के लिए 44.8 लीटर कर लेते हैं, ये लो। हाँ जी बताओ कितना आएगा, 2 मोल आया। अब देखो ना इसमें मैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मास ऑफ ओजोन बताओ, मास ऑफ ओजोन सैंपल कैसे बताओगे, देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, पहचानो, अभी मैं जो बोल रहा था रिलेट करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम से आपने मोल निकाल लिया। अब आपको क्या बताना है कि अगर मैं 44.8 लीटर ओजोन लाता हूं तो उसका मास कितना होगा, वेट, समझ आया, कैसे निकालोगे। देखो क्या क्या है मेरे पास, एक मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे पास वॉल्यूम है और 22.4 लीटर मैं जानता हूं, यानी ये मैंने डिवाइड करके निकाल लिया नंबर ऑफ मोल, यानी मेरे पास नंबर ऑफ मोल है, ये है, और मैं ये निकालना चाहता हूं, तो मुझे और क्या चाहिए, तो मोलर मास को अगर मैं नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा मास। अरे भाई ये दोनों डिवाइड किए तो यही ना आया नंबर ऑफ मोल, तो चाहे इन दोनों को देख लो, फिर से ये लिख लो, या इसको और इसको देख लो, ये सॉल्व करके हम यही तो बना लिए ना, नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। तो अब W/M किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल के बराबर, ये तुमको पता है, मोलर मास तुम जानते हो ओजोन का, तो वेट नहीं निकल जाएगा, मास, बोलिए निकल जाएगा कैसे, क्या करना है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ ओजोन, ठीक है। कितना है नंबर ऑफ मोल, 2, मोलर मास बताओ ओजोन का 48, कितना आ गया ये 96 ग्राम, ठीक है, बोलिए पक्का, तो ये इसका मास आ गया। ऐसे ही इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो निकाल लिए ना मास, वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम से क्या निकाल लिए, मास निकाल लिए। वॉल्यूम से मास निकालने का तरीका ये, मोल निकालो पहले, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे आपको मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, नहीं तो ढेरों एग्जाम्पल है मेरे पास इसमें देने के लिए आपको, ठीक है। तो फिर इसको यहीं क्लोज करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ी सी सॉल्यूशन के लिए भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसमें हम लोग मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसको यहीं क्लोज करते हैं, ठीक।